हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में हम लोग मौर्य काल के बारे में पढ़ रहे हैं और मौर्य काल से संबंधित यह तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 में हमने देखा था कि मौर्य काल से संबंधित जो जानकारी के स्रोत है, जिसमें हमने साहित्यिक स्रोत भी देखे, फिर पुरातात्विक स्रोत भी देखे, फिर इसमें हमने इसके जो विभिन्न राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, उनके बारे में फिर हमने जाना। दूसरे पार्ट में हमने इसकी सामाजिक, इसकी जो आर्थिक स्थिति और इसकी जो प्रशासनिक और राजनीतिक स्थिति, उसके बारे में हमने जाना। आज हम लोग इस वीडियो में मौर्य कला के बारे में जानेंगे, यानी मौर्य काल में किस प्रकार की कला प्रसिद्ध थी, किस प्रकार के कला के प्रमाण साक्ष्य हमें मिले हैं, उसके बारे में जानकारी हम लोग हासिल करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, मौर्य कला के बारे में जानने से पहले हम लोग कला क्या है इसके बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, थोड़ी जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। कला का अर्थ होता है कि कोई भी ऐसा निर्माण कार्य जो कौशल के साथ किया जाए वह कला के रूप में आता है, वह कला कहलाता है। यानी हम अपने कौशल के साथ अगर कोई निर्माण कार्य करते हैं, उस कार्य को कला कहा जाता है। यह कौशल शारीरिक रूप में भी हो सकता है और मानसिक रूप में भी हो सकता है। यानी शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया वह कार्य जो कौशल के साथ संपन्न किया जाता है, वह कला कहलाता है। तो आइए मौर्य काल के कला के बारे में हम लोग इससे आगे जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। तो मौर्य कला को 2 भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है। एक तो दरबारी कला और एक लोक कला। तो जो राजाओं के संरक्षण में राजाओं के द्वारा जिस कला का निर्माण हुआ उसे दरबारी कला कहा जाता है। वहीं जो लोक कला की बात करें हम लोग, तो लोक कला जो जनसाधारण के द्वारा जो कला का निर्माण किया गया, उस कला को लोक कला कहा गया है। तो हम लोग सबसे पहले दरबारी कला में देखते हैं कि क्या क्या आता है। तो दरबारी कला में एक तो राजमहल, जो राजाओं का प्रसाद, राजमहल जहाँ वो रहते हैं वो राजमहल आता है। दूसरा स्तंभ, जो अशोक के द्वारा स्तंभों का बड़े पैमाने पर निर्माण किया गया था मौर्य काल में, वो स्तंभ इस दरबारी कला के अंतर्गत आता है। उस काल में जो स्तूप बड़े पैमाने पर स्थापित किए गए थे, निर्मित किए गए थे, तो ये स्तूप भी इस दरबारी कला के अंतर्गत आता है। वहीं जो गुफा है, जो गुफा है, ये भी दरबारी कला के अंतर्गत ही आते हैं। आगे हम लोग लोक कला में देखते हैं। तो लोक कला में मृद भांड, मूर्ति कला आदि लोक कला के अंतर्गत आते हैं। जो जनसाधारण के द्वारा जो मूर्तियों का निर्माण कराया गया था जनसाधारण के संरक्षण में, जनसाधारण के द्वारा, तो वो लोक कला के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम लोग यानी कि दरबारी कला में जो राजमहल है उसके बारे में सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। ये जो राजमहल है दोस्तों, ये राजमहल चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जो इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं, उनके द्वारा निर्माण किया गया था। और ये जो राजमहल है ये कुम्हरार और बुलंदीबाग नामक स्थान से प्राप्त किए गए हैं। यानी ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो राजमहल बनाए गए थे वो कुम्हरार और बुलंदीबाग के जगह पर, यानी ये स्थान जो है आपका उस समय का पाटलिपुत्र और आज का पटना जो कहलाता है, वहाँ ये स्थान स्थित है। और इसका जो निर्माण है ये लकड़ी के ऊपर किया गया था, यानी लकड़ी से इस राजमहल का निर्माण किया गया था। और इस महल का जो निर्माण है चंद्रगुप्त के द्वारा तो लकड़ी के महल के रूप में किया गया था, किंतु जो उसके बाद शासक हुए चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र वो अशोक, उन्होंने क्या किया, इसमें जो है शिलाओं के स्तंभ लगवाए, यानी कि पत्थरों के स्तंभ, 80 स्तंभ से इस राजमहल को 80 स्तंभों पर खड़ा किया। और इसकी जो यानी ये इस राजमहल की भव्यता इतनी थी, इतनी खूबसूरती से बनाया गया था। इसकी काश्तकारी, इसकी कलाकारी इतनी खूबसूरत, इतनी बेहतरीन थी कि जो मेगास्थनीज है उन्होंने इसकी जो बराबरी है वह सूसा और एक बेतना के राजमहल से भी बेहतर यानी बताया इसको। यानी यूनान का जो महल था सूसा और एक बेतना, उस काल में उससे भी खूबसूरत महल के रूप में मेगास्थनीज ने इस महल की
तारीफ़ की। यानी उनके अनुसार जो सूसा और एकबेतना जो यूनानी राजमहल थे उससे भी खूबसूरत ये लकड़ी का चंद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया राजमहल था। वहीं फाहियान जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में आए, उनके अनुसार कहना है कि यह महल जो है मानवकृत नहीं है, यानी यह मानव कृति नहीं है बल्कि यह की रचना है। अर्थात इनके कहने का तात्पर्य है कि ये महल इतनी खूबसूरती से बनाया गया था, ये कला का इतना उत्कृष्ट नमूना था उस काल में कि इसकी कल्पना उन्होंने देवताओं के द्वारा बनाई गई कृति के रूप में की है। यानी उन्होंने इसे मानव कृति माना ही नहीं, उन्होंने इसकी बराबरी देवताओं की कृति के रूप में की है। और इसकी जो खुदाई है, यानी इस राजमहल की जो खुदाई है वह 1914-15 में और 51 ईस्वी में की इस पुनर महोदय के द्वारा यह प्रकाश में लाया गया। यानी कि इसकी खुदाई जो है, ये इसका अवशेष जो है, इसके प्रमाण जो है वह 1914-15 की खुदाई में और 51 की खुदाई में मिले और इस पुनर महोदय के द्वारा यह प्रकाश में लाया गया, यानी यह दुनिया के सामने लाया गया। मिलाकर ये जो दरबारी कला में राजमहल है, इससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जिससे संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वहीं जो अगला जो दरबारी कला है स्तंभ, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ये जो स्तंभ है दोस्तों, यह मौर्य कला का सबसे उत्कृष्ट नमूना कहा जाता है। ये स्तंभ अशोक के द्वारा निर्मित किया गया, यानी इस स्तंभ का जो निर्माण है सर्वप्रथम अशोक के काल में किया गया है। इसके पहले इसके निर्माण का कहीं कोई अस्तित्व नहीं था, यानी ये अस्तित्व में जो आया है तो अशोक के काल से ही आया है। और इसका जो निर्माण है इस प्रकार से किया जाता है, यानी नीचे से तो चौड़ा रहता है और ऊपर से ये पतला हो जाता है और यहाँ एक चौकी रहती है जिसमें आपका यहाँ पशुओं की आकृति और यहाँ एक चक्र, यानी 4 पशुओं की आकृति रहती है और 4 चक्र बीच में होता है, जिसमें इन 4 चक्रों में 24 तीलियाँ होती है। इसके ऊपर फिर एक पशु की आकृति रहती है। तो इस तरह से इस स्तंभ का निर्माण किया गया था। और इस स्तंभों में सांची का स्तंभ, सारनाथ का स्तंभ, लौरियानंदगढ़ का स्तंभ, वैशाली, फिर लौरिया अरराज, रामपुरबा और सकिंसा नामक ये सब स्तंभ भारत में पाए गए हैं मौर्यकालीन अवशेष के रूप में। इन स्तंभों में अलग अलग पशुओं की आकृति मिली है, मीन्स कहीं हाथी का, कहीं बैल का, कहीं शेर का आकृति इन स्तंभों के ऊपर अंकित की गई है। और इनमें जैसे सांची है, सारनाथ है, लौरियानंदगढ़ है, वैशाली है, फिर लौरिया अरराज है, ये सब जो स्तंभ है यहाँ पर शेर के मूर्ति यानी स्तंभों के ऊपर अंकित की गई है। वहीं जो रामपुरबा है इसमें बैल की मूर्ति अंकित की गई है। वहीं जो यह सकिंसा है इसमें हाथी की मूर्ति अंकित, यानी ऊपर स्तंभ के ऊपर यहाँ मूर्ति का जो निर्माण किया गया है तो यहाँ हाथी, कहीं बैल और कहीं शेर का मूर्ति स्थापित किया गया है। सकिंसा और सारनाथ जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहीं जो यह सांची है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये जो लौरियानंदगढ़, वैशाली, लौरिया अरराज और ये जो रामपुरबा है ये सब बिहार में स्थित है। ये स्तंभ सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है आपका मौर्यकालीन इतिहास में, मौर्यकालीन कला में। और इसकी सबसे बड़ी खासियत होती थी दोस्तों कि यह एकाश्म आकृति का नमूना है। एकाश्म आकृति मतलब कि यानी एक शिला, एक पत्थर के ऊपर इसका निर्माण किया गया था, यानी ये कहीं भी कट नहीं रहता था, ये एक पत्थर पर ही निर्मित किया गया है। यानी जो था ये एक पत्थर पर, एक शिला पर इसका निर्माण किया गया था। और ये जो शिलाएं हैं, ये जो पत्थर है, ये चुनार नामक स्थान जो कि यूपी के मिर्ज़ापुर में स्थित है, वहाँ से इस पत्थर को यानी इस शिलाओं को लाया जाता था इसके निर्माण के लिए। लगभग 40 से 50 फीट का यह स्तंभ का निर्माण किया जाता था। और इसका जो उद्देश्य है यानी इस स्तंभों का जो निर्माण किया जाता था वह धर्म प्रचार के लिए किया जाता था। क्योंकि अशोक जो है वो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वो इन स्तंभों का निर्माण करते थे और इन स्तंभों पर विभिन्न लेख लिखवाया करते थे। तो ये जो स्तंभ है ये
धर्म के प्रचार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। और मान में जो है वह चमकदार पॉलिश का उपयोग किया जाता था और इस चमकदार पॉलिश के कारण ही वह बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने में लगता है। और जॉन मार्शल और पर्सी ब्राउन ने जो ये स्तंभ जो निर्माण किए गए अशोक के काल में, तो जॉन मार्शल और पर्सी ब्राउन का कहना है कि ये स्तंभ जो है ईरानियों की कला का नकल किया गया है। किंतु अगर गौर से देखा जाए तो जो ईरानी कला है यानी ईरानी स्तंभ और जो भारतीय स्तंभ है, इन दोनों में बहुत अंतर मिलता है। क्योंकि जो भारतीय स्तंभ है इसका कोई आधार नहीं, बस इन शिलाओं को एक स्थान पर खड़ा कर दिया गया है। वहीं अगर ईरानी स्तंभों की हम लोग बात करते हैं तो उसका एक आधार मिलता है। दूसरा अगर इसका अंतर हम लोग देखते हैं तो यहाँ जो है पशुओं की आकृति की मूर्ति यहाँ पे निर्मित की गई है। वहीं अगर ईरानी हम लोग स्तंभों की बात करते हैं तो वहाँ जो है ईरानी स्तंभों में मानव और पशु दोनों की मूर्ति का मिश्रित रूप स्थापित किया गया है। वहीं अगर हम लोग इन स्तंभों की बात करते हैं तो ये बिल्कुल सीधे खड़े हैं, मीन्स इसमें किसी भी तरह का डिज़ाइन नहीं है। अगर ईरानी स्तंभों को हम लोग देखते हैं तो ईरानी स्तंभों में नालीदार और धारीदार रेखाएं वहाँ मौजूद उन स्तंभों में दिखती है। तो कई प्रकार से इन दोनों स्तंभों में अंतर को देखा जा सकता है। यह कहना कि यह ईरानी कला की नकल है तो यह अतिशयोक्ति लगती, यानी कहीं से भी यह सही पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है। इसमें जो दोस्तों सारनाथ का जो स्तंभ है यह सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है, क्योंकि ये जो सारनाथ का स्तंभ है वह हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में इसको शामिल किया गया है। और इसमें जो सारनाथ का स्तंभ है इसमें 4 सिंह एक दूसरे से परस्पर पीठ किए हुए हैं और इसके यानी कि ये जो स्थान है यहाँ पर 4 सिंह सारनाथ के स्तंभ में है और जो चारों सिंह है एक दूसरे से पीठ किए हुए हैं। वहीं जो यहाँ है उल्टे कमल की आकृति है, इस प्रकार से उल्टे कमल की आकृति यहाँ स्थापित किए गए हैं। और फिर यहाँ जो है चक्र 4 चक्र बीच में दिए गए हैं और वहीं उन 4 चक्रों के बीच में बैल, हाथी, घोड़ा और सिंह की पशु की आकृति दी गई है। और यहाँ 4 सिंह की आकृति जो परस्पर एक दूसरे से पीठ किए हुए स्थित है। तो ये जो सारनाथ का है यह भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह में शामिल किया गया है, इस वजह से यह सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। तो ये थी दोस्तों स्तंभ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आगे हम लोग जो है इस यानी कि दरबारी कला के रूप में जो स्तूप है इन स्तूपों के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों स्तूप का जो अर्थ है इसका अर्थ होता है ढेर, और यह जो है संस्कृत के स्तप धातु से बना हुआ है। इसकी जो उत्पत्ति है संस्कृत के स्तप धातु से की गई है। और यह जो है स्तूप ठोस आकार की अर्धवृत्ताकार आकृति वाली होती है और इसकी आकृति है इस प्रकार से होती है, यानी हमारे घर में जो कटोरी मौजूद है समझ लीजिए, बस उसको उल्टा कर दीजिए तो वो स्तूप कहलाता है, यानी उसका आकार स्तूप के रूप में माना जाता है। और आरंभ में इसको इस प्रकार से लकड़ी से घेरा जाता था, यानी कि अशोक के काल तक जो है इसका निर्माण, जब इन स्तूपों का निर्माण किया गया तो इसको जो घेरा है ये लकड़ी के रूप में किया गया था। किंतु जब अशोक के बाद के जो शासक हुए दशरथ, जो उनके पौत्र थे, तो उन्होंने क्या किया, इसका निर्माण जो है ये पत्थरों से करवा दिया, यानी इसको और ठोस रूप इसको दे दिया इसका। तो स्तूप का अर्थ ढेर होता है और जो ठोस आकार में अर्धवृत्ताकार, यानी इसका आकार इस प्रकार का होता है। ऋग्वेद में भी इस स्तूप का जिक्र किया गया, लेकिन वहाँ जो इसका जिक्र किया गया है ऋग्वेद में, तो वहाँ यज्ञ की अग्नि के रूप में जो ज्वाला पर आकृति बनती है उसके रूप में किया गया है। अर्थात जो यज्ञ जो होता था उसकी जो अग्नि होती थी उस पर जो आकृति बनती थी, यानी ये इस आकृति को, यानी इस प्रकार की जो अग्नि की जो ज्वाला की जो आकृति बनती थी, वहाँ पर जो ऋग्वेद में उसका जिक्र अग्नि के ऊपर जो ज्वाला के नुमा आकृति बनती थी, इस प्रकार की आकृति, उसका जिक्र स्तूप के रूप में किया गया है। वहीं अगर रामायण में हम लोग बात करें तो रामायण में भी इस स्तूप का जिक्र किया गया है, लेकिन रामायण में इसे राख का ढेर के रूप में कहा गया है, यानी अस्थियों का जो
यानी मानव शरीर जो जलता है और उसके पश्चात जो राख का ढेर उत्पन्न होता है, उसके रूप में इसका जिक्र किया गया है। भारत में जो प्रमुख स्तूप पाए गए हैं जगह जगह पे, उसमें पिपरहवा का जो स्तूप है वह सबसे प्राचीनतम माना जाता है। यानी ये जो पिपरहवा का जो स्तूप है यह यूपी के सिद्धार्थनगर में स्थित है और यह सबसे प्राचीनतम स्तूप माना जाता है इस काल का। वहीं जो भरूच का स्तूप है ये एमपी में स्थित है और इस पर जो है यह जो स्तूप है यह जातक कथाओं पर स्थित है। यानी कि हमने बौद्ध धर्म वाले वीडियो में देखा था कि जो जातक कथाएं होती है वह बौद्ध धर्म यानी महात्मा बुद्ध के जो जन्म से पूर्व की घटनाएं हैं, यानी पूर्व जन्म से जो संबंधित घटनाएं हैं, उन घटनाओं का जो जिक्र इन जातक कथाओं में किया गया है। और इन जातक कथाओं का ही जो जिक्र है इस भरूच नामक स्तूप जो कि एमपी में स्थित है, इस स्तूप पर किया गया है। वहीं जो ये सांची का स्तूप है यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अर्थात जितने भी स्तूप भारत में पाए गए हैं उन स्तूपों में जो ये सांची का स्तूप है यह सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना गया है जो एमपी में स्थित है। और इसे जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया 1989 में। इसे यानी जो सांची का स्तूप है इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। वहीं जो सारनाथ का जो स्तूप है इसे 1905 में मार्शल के द्वारा खोजा गया है। यानी ये जो सारनाथ है, सारनाथ का स्तूप जो है वह 1905 में मार्शल के द्वारा खोजा गया था। तो ये स्तूपों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। अब हम लोग अभिलेख जो कि राजदरबारी कला में अभिलेख आते हैं, तो उस अभिलेख के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो ये अभिलेख जो है दोस्तों, अभिलेखों का जो निर्माण है सर्वप्रथम अशोक के शासनकाल में ही किया गया। यानी स्तंभ और जो ये अभिलेख है इनका निर्माण अशोक के शासनकाल में ही किया गया था। यानी सर्वप्रथम इसका जो निर्माण है अशोक के शासनकाल में किया गया। और ये जो है इसका निर्माण क्यों किया जाता था, तो इसका जो निर्माण है राजा अपने संदेशों को अपने प्रजा अपने जनसाधारण तक पहुँचाने के लिए इन अभिलेखों का निर्माण करती थी। यानी राजाज्ञा जो होती थी, राजा के द्वारा जो संदेश दिए जाते थे, वो संदेश और राजाज्ञा को देने का एक माध्यम ये अभिलेख उस काल में माना जाता है। यानी अशोक के काल में ये एक माध्यम था जनता तक अपने संदेश को, अपने धर्म के प्रचार को, अपनी नैतिक जानकारी को प्रजा तक पहुंचाने का। और ये जो अभिलेख है सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप के द्वारा पढ़ा गया था। मीन्स चूँकि यह ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है, तो इसीलिए इसे जेम्स प्रिंसप के पहले किसी ने पढ़ा नहीं, तो जेम्स प्रिंसप के द्वारा ही सर्वप्रथम इसे पढ़ा गया था। और इसे जो बनाने की प्रेरणा है यह, यानी कि जो अभिलेखों की जो बनाने की प्रेरणा है वो अशोक को सर्वप्रथम डेरियस प्रथम दारा प्रथम के द्वारा दिया गया था। यानी इनसे प्रेरित होकर इन्होंने अभिलेखों का निर्माण करवाया था। आगे हम लोग गुहा लेख के बारे में या गुफा वास्तुकला के बारे में जानते हैं। तो ये जो दोस्तों है गुफा कला भी है जो ये अशोक के शासनकाल में ही सर्वप्रथम इसका निर्माण किया गया था। इसका जो निर्माण है दोस्तों, ये मतलब शिलाओं को, पहाड़ों को काट करके उसको एक गुफानुमा आकृति दी जाती थी और इस प्रकार उसका निर्माण किया जाता था। यानी कि शिलाओं को काट करके, पहाड़ों को काट करके वो जो निर्माण किया जाता था गुफाओं का, तो उसे गुहा लेख या गुफा वास्तुकला कहा जाता है। यानी शिलाओं को काट करके जो बनाया जाता था गुफानुमा आकृति, जो आजीविक संप्रदाय के लिए यह इन गुहाओं का निर्माण किया गया था अशोक के द्वारा। फिर अशोक के जो पौत्र हुए दशरथ, उनके द्वारा भी इन गुफाओं का निर्माण किया गया था। जो ये जो गुफाएं हैं ये बराबर की गुफाएं, यानी अशोक के द्वारा जो है 4 प्रकार के गुहाओं का निर्माण करवाया गया, जिसमें कर्ण और सुदामा, चौपाड़ और विश्व झोपड़ी, ये जो गुफाएं, इन गुफाओं का जो निर्माण किया गया था ये राजा अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। और ये जो है आपका बराबर की गुफाएं जो कि गया में स्थित है,
वहाँ इसका निर्माण किया गया था। वहीं जो उनके पौत्र दशरथ हुए, उनके द्वारा भी गोपिका, वापी और लोमेश ऋषि की गुफा का निर्माण करवाया गया था। यानी कि ये अशोक और जो उनके पौत्र दशरथ हुए, इन्होंने क्रमशः इन गुहाओं का निर्माण करवाया। और इन गुफाओं का जो इस्तेमाल होता था वह आजीवकों के, यानी आजीवक संप्रदाय जिसके संस्थापक मक्खली गौसाल माने जाते हैं, उस संप्रदाय के लिए इन गुहाओं का निर्माण अशोक और दशरथ के द्वारा किया गया था। यानी कि इन गुफाओं को निर्माण करने के पश्चात जो आजीवक संप्रदाय है उनको दान में दिया जाता था। ये बराबर की गुफाओं में इसका, यानी बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ इनका निर्माण किया गया था। यानी ये जो अशोक के द्वारा जो कर्ण, सुदामा, चौपार और विश्व झोपड़ी का निर्माण किया गया, यह बराबर की गुफाओं में किया गया है। वहीं जो दशरथ के द्वारा गोपिका, वापी और लोमेश ऋषि की गुफा का जो निर्माण कराया गया था वह नागार्जुन की पहाड़ियाँ जो बराबर की गुफाओं के पास ही स्थित है, वहाँ इसका निर्माण कराया गया था। तो दोस्तों, दरबारी कला से संबंधित राजमहल, स्तंभ और स्तूप और अभिलेख और गुहालेख। आगे हम लोग जो लोक कला है, लोक कला में जो मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं, कुछ उस काल में मिट्टी के बर्तनों का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता था, उन बर्तनों का इस्तेमाल भी लोक कला के रूप में, यानी उनके जो अवशेष पाए गए हैं वो भी लोक कला के एक अद्भुत नमूना माने जाते हैं। वहीं जो मूर्ति कला है, मूर्ति कला भी एक कला के रूप में इसको कह सकते हैं, इसको लोक कला के रूप में भी कह सकते हैं और इसको दरबारी कला में भी ले सकते हैं, क्योंकि जो राजमहल में जो स्तंभ लगाए गए थे उस पर बड़ी बड़ी मूर्तियां अंकित की गई थी। वहीं जो स्तंभों का निर्माण में इन मूर्तियों का भी उपयोग किया गया था। वहीं जो है इन स्तूपों में भी इन मूर्तियों का इस्तेमाल किया गया था बड़े पैमाने पर। तो ये मूर्ति कला स्वतंत्र कला भी कह सकते हैं इसको, और इससे दरबारी कला के अंतर्गत भी आता है। तो इन मूर्ति कला में यक्ष और यक्षिणी की जो मूर्तियां हैं वो बड़े पैमाने पर देखने को मिलती। कई स्थान ऐसे हैं जहां पर इन यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां पाई गई है। इन यक्षियों की मूर्तियों में जो यक्ष है, परखम नामक जो यक्ष है, यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जो मथुरा में मिला है, यह मणिभद्र के नाम से जाना जाता है। वहीं जो चामर गृहिणी यक्षिणी है, उसकी जो मूर्ति है दीदारगंज पटना से मिली है। यानी कि ये जो मणिभद्र नामक यक्ष है, यह मथुरा से मिला है, और यह जो यक्षिणी है चामर गृहिणी, इसकी जो मूर्ति है यह दीदारगंज से पटना से मिली है। दोस्तों, ये जो यक्षिणियों की मूर्ति है, यह किसी भी मंदिर या किसी छत के नीचे स्थापित नहीं मिली है। यह जो है खुले आसमान में किसी भी ऐसे स्थान पर रखा गया है जहां इसको कोई संरक्षण नहीं मिलता हो। मूर्तियां जहां भी यक्ष और यक्षिणी की मिली है तो वह खुले स्थान में मिली है। तो ये थे दोस्तों मौर्य कला से संबंधित, यानी मौर्य काल की कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगले वीडियो में हम लोग मौर्य काल के पतन के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।